नमस्कार। आज का देखिए हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर रीट, पटवार तथा ग्राम सेवक, एलडीसी, ये जो आरपीएससी या फिर राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं थर्ड और सेकंड ग्रेड के, इनके लिहाज से और फर्स्ट ग्रेड में भी ये टॉपिक है। एक्चुअली ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भूमि तथा राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियां हैं, मृदा मृदा का जो वर्गीकरण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखा जाए तो राजस्थानी जीके के हिसाब से। तो देखिए शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सबसे पहले तो भूमि के प्रकार, यानी कि भूमि के प्रकार, मिट्टी के वर्गीकरण के आधार पर भूमि कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद विभिन्न भू विकास कार्यक्रम, राजस्थान तथा केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न भू विकास कार्यक्रमों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मृदा यानी कि मिट्टी की क्षमता संबंधी क्रियान्वयन के बारे में हम बातें करेंगे। उसकी क्षमता से रिलेटेड कौन कौन से क्रियान्वयन राज्य तथा केंद्र सरकारों द्वारा, केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इसके बाद में मृदा की समस्याएं, यानी कि मृदा की क्षमता बढ़ाने तथा क्षमता कम होने के कारण तथा समस्याएं, तथा अगर कोई मृदा की क्षमता कम है तो उसका कैसे उपचार किया जाता है, उसकी हम बातें करेंगे। इसके बाद मिट्टियों के विभिन्न प्रकार उदाहरण सहित हम देखेंगे, तथा उसके अंत में अभी हाल ही में जो मिट्टियों का नवीन वर्गीकरण, नए नाम दिए गए हैं मिट्टियों को, नवीन वर्गीकरण, उस वर्गीकरण के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर और भूमि का वर्गीकरण, यानी कि मिट्टी की जो क्षमता होती है उसके आधार पर भूमि को कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर जो भूमि होती है वो है कृषि भूमि, या फिर जिसे बोलते हैं जोत भूमि। कृषि भूमि या फिर जोत भूमि, ये दोनों एक ही नाम है। देखिए ये जो कृषि भूमि होती है ये उपजाऊ होती है, यानी कि कृषि के योग्य होती है। इसकी जो मिट्टी होती है, मृदा, वो अति उपजाऊ होती है तथा वो खेती करने लायक होती है। तथा ये जो कृषि भूमि, जोत भूमि जो बोली जाती है, ये उपजाऊ तो होती है, लेकिन इस पर कृषि कार्य जो है वो निरंतर रूप से हो रहा होता है। ऐसी भूमि को कृषि भूमि या फिर जोत भूमि बोलते हैं, जो कि उपजाऊ होती है तथा जिस पर निरंतर रूप से कृषि कार्य हो रहा हो। कृषि भूमि के दो प्रकार होते हैं। कृषि भूमि जो है वो दो प्रकार होते हैं उसके। सबसे पहले सिंचित जोत, इसके अलावा गैर सिंचित जोत, दो प्रकार से इसको और वर्गीकृत करते हैं कृषि भूमि को, सिंचित जोत तथा गैर सिंचित जोत। तो देखिए सिंचित जोत जो होती है उसमें नहरी क्षेत्र या फिर नदी या फिर बोरवेल, किन्हीं भी माध्यम से, नहरों के द्वारा, नदियों के द्वारा या फिर बोरवेल के माध्यम से और सिंचाई की जाती है। ऐसी भूमि, ऐसी कृषि भूमि को बोलते हैं सिंचित जोत। ये सिंचित जोत जो है राजस्थान में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है इसका, वो गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा शेखावाटी का कुछ भाग, यहां पर सिंचित जोत सर्वाधिक होती है। इसके बाद बात करते हैं गैर सिंचित जोत, कृषि भूमि का ही दूसरा रूप गैर सिंचित। देखिए ये गैर सिंचित होती है, यानी कि यहाँ नहरें, नदियां तथा बोरवेल के द्वारा सिंचाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी इस भूमि पर कृषि होती है। तो उसका साधन क्या होता है? वर्षा ऋतु में होने वाली वर्षा या फिर सर्दियों में होने वाली वर्षा, जिसको हम बोलते हैं मावट, इस पर यह खेती निर्भर करती है। वर्षा ऋतु पर या फिर मावट पर यह गैर सिंचित जोत जो कृषि भूमि है ये निर्भर करती है। इसका क्षेत्रफल जो है वो शेखावाटी का कुछ भाग तथा हाड़ौती और ढूंढाड़ प्रदेश का जो भाग है, वहां ये गैर सिंचित जोत जो है मोस्टली कृषि की जाती है। इसके बाद में अगला जो भूमि का प्रकार है मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर, वो है व्यर्थ भूमि या फिर जिसे बोलते हैं गोचर भूमि। देखिए ये जो व्यर्थ भूमि होती है, गोचर भूमि, ये खेती के लिए तो अनुपयुक्त होती है, यानी कि यहाँ पर किसी विशेष फसली पैदावार हेतु उपयुक्त नहीं। यानी कि ये व्यर्थ भूमि जो है, ऐसी भूमि को व्यर्थ भूमि बोलते हैं जो किसी विशेष फसली पैदावार के लिए उपयुक्त नहीं होती है, परंतु घास, झाड़ इत्यादि इस पर उगते हैं। घास फूस, ये सब, घास बहुतायत में पैदा होता है, ये सब चीजें इस पे उगती हैं। ऐसी भूमि को बोलते हैं व्यर्थ भूमि, या फिर इसका नाम है दूसरा गोचर भूमि। क्योंकि जब घास वगैरह इस पर उगते हैं तो ये पशु चारण के काम आती है, पशुओं के चरने के काम आती है। खेती के लिए उपजाऊ नहीं है, परंतु घास फूस उगते हैं इसलिए पशुओं के चारण के काम आती है, इसलिए इसे बोलते हैं गोचर भूमि भी बोलते हैं व्यर्थ भूमि को। राजस्थानी भाषा में जो है
इस प्रकार की जो भूमि होती है व्यर्थ भूमि, उसे अड़ाई या फिर अड़ाव शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अड़ाई या अड़ाव ऐसी भूमि को बोलते हैं। गोचर भूमि या व्यर्थ भूमि का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो राजस्थान के राजसमंद जिले में है। ठीक है, भारत की कुल व्यर्थ भूमि का और 20% राजस्थान में है। इस गोचर भूमि या व्यर्थ भूमि का जो भारत का कुल है, कुल हिसाब है, उसका 20% और राजस्थान में ही पाया जाता है, गोचर भूमि या व्यर्थ भूमि का। अगली भूमि की हम बात करें तो वो है परती भूमि, यानी कि ये जो परती भूमि है, ऐसी भूमि को परती भूमि बोलते हैं जो कि फसली रूप से उपजाऊ होती है, फसली रूप से उपजाऊ होती है, परंतु जिस पर लंबे समय से खेती का काम नहीं हो रहा होता है। यानी कि वो खेती के लायक है, जमीन खेती के लिए उपजाऊ है, फसल पैदा की जा सकती है, परंतु लंबे समय से उस पर खेती का कार्य नहीं हो रहा है, मतलब वो ऐसे ही पड़ी है। ऐसी भूमि को हम बोलते हैं परती भूमि। देखिए, परती भूमि जो है ये देश के सामने एक विकट समस्या है, क्योंकि जब भी कोई उपजाऊ भूमि लंबे समय तक ऐसे ही पड़ी रहती है बिना खेती के, तो धीरे धीरे उसकी जमीन की जो उर्वरता है वो नष्ट हो जाती है तथा वो भूमि धीरे धीरे बंजर भूमि में तब्दील हो सकती है। इसलिए ये जो परती भूमि है ये सरकार के सामने एक बहुत ही विकट समस्या है, इसका नियोजन करना, क्योंकि ये खेती के लायक उपजाऊ जमीन है परंतु इस पर कोई खेती नहीं करता है, ये पड़ी रहती है, पड़े पड़े इसके जो पोषक तत्व हैं वो समाप्त हो जाते हैं, इसकी उर्वरता नष्ट हो जाती है, तत्पश्चात ये बंजर भूमि बन जाती है। इसका जो परती भूमि का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान में है वो है जोधपुर जिले में। क्लियर। इसके बाद में अगला जो भूमि का प्रकार है वो है बंजर भूमि, जिसको हम बोलते हैं बंजर भूमि। देखिए, जो बंजर होती है वो अनुपजाऊ भूमि होती है, यानी कि उस पर घास फूस या फिर फसल कुछ भी पैदा नहीं होता है, वो बिल्कुल बंजर होती है। उस पर पौधे, पेड़ पौधे, पादप या ग्रो, ये फसल वगैरह ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो उस पर कुछ भी पैदा नहीं होता है। ऐसी भूमि को बोलते हैं अनुपजाऊ भूमि या फिर बंजर भूमि। इसकी जो सतह होती है वो कठोर होती है, कठोर सतह की ये भूमि होती है, ना फसल तथा ना ही घास की पैदावार इस पे होती है। बंजर भूमि का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान में है वो जैसलमेर जिले में है। क्लियर। ये तो थे भूमि मृदा की क्वालिटी के हिसाब से और भूमि का वर्गीकरण, जमीनों का वर्गीकरण। अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भूमि विकास कार्यक्रम, यानी कि सरकार के द्वारा समय समय पर और इस प्रकार की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जो विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन विकास कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1974-75 में केंद्र तथा राज्य के सहयोग, यानी कि 75% केंद्र का सहयोग था तथा 25% राज्य सरकार का सहयोग था। 75:25 के अनुपात में केंद्र राज्य सहयोग के साथ में। और 1974-75 में सबसे पहले राजस्थान में सूखा संभाव्य कार्यक्रम चलाया गया था, जिसे बोलते हैं सूखा राहत अभियान भी बोलते हैं, सूखा संभाव्य कार्यक्रम। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सूखा संभाव्य कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान में कब हुई थी? 1974-75 में। केंद्र राज्य सहयोग कितना था, किसने चलाया था? तो केंद्र तथा राज्य दोनों के सहयोग से यह कार्यक्रम चलाया गया था, 75:25% के अनुपात से। ठीक है। इस सूखा संभाव्य कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? पानी की कमी की पूर्ति हेतु नहरें तथा नदी जोड़ो अभियान, यानी कि पानी की कमी, सूखा जो इलाका था राजस्थान का, जहां सूखा था, पानी की कमी थी, वहां पानी की कमी की पूर्ति हेतु नहरें तथा नदी जोड़ो अभियान इस सूखा संभाव्य कार्यक्रम द्वारा चलाया गया था। क्लियर। इसके बाद में अगला जो भूमि विकास कार्यक्रम है जिसकी हम बात करें वो 1977 और 78 में मरु विकास कार्यक्रम के नाम से और ये भूमि विकास कार्यक्रम चलाया गया था, मरु विकास कार्यक्रम। इसमें क्या था? इसका उद्देश्य था मरुस्थल, राजस्थान में जो मरुस्थली प्रदेश है, रेगिस्तान है, उसके विस्तार को रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके विस्तार को रोकने के लिए क्या किया गया? बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, यानी कि बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाकर और मरुस्थल के विस्तार को रोकने का जो उद्देश्य था उसको पूरा किया गया। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया, वृक्ष लगाए गए, पेड़ पौधे लगाए गए मरु विकास कार्यक्रम के तहत, जो कि चलाया गया था केंद्र राज्य सहयोग। यह भी सेम वैसे ही जैसे सूखा संभाव्य चला था, केंद्र राज्य सहयोग 75:25% के अनुपात से 1977 तथा 78 में राजस्थान में चलाया गया। क्लियर। इसके अलावा भूमि विकास से संबंधित जो है जयपुर तथा सीकर, राजस्थान के दो जिलों जयपुर तथा सीकर में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड, जो कि ये सूखा संभाव्य कार्यक्रम तथा ये मरु विकास कार्यक्रम जैसे समय समय पर अन्य कार्यक्रम चला सके, इसके लिए केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड की स्थापना
राजस्थान के जयपुर तथा सीकर जिले में की गई। इसके अलावा जयपुर तथा जोधपुर जिले में ही और केंद्रीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। एक प्रयोगशाला जो है जोधपुर में तथा एक जयपुर में केंद्रीय मिट्टी परीक्षण, मृदा का परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला की स्थापना की गई। क्लियर। देखिए अब जब प्रयोगशाला की स्थापना हो गई मृदा के परीक्षण के लिए, तो हम बात करते हैं मृदा परीक्षण की, यानी कि मिट्टी का परीक्षण है वो कैसे किया जाता है। तो देखिए प्रयोगशाला में मिट्टी का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले मिट्टी का नमूना लिया जाता है। किसी भी खेत से जहां की मिट्टी का परीक्षण करना है वहां से थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठा करके वो प्रयोगशाला में भेजी जाती है तथा उस मिट्टी के नमूने की प्रयोगशाला में जांच होती है। जांच का आधार क्या होता है? तो जांच का जो आधार है वो मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का जो पीएच मान है उसके आधार पर मिट्टी की जांच की जाती है। देखिए कैसे करते हैं पीएच मान के आधार पर जांच। तो पीएच मान के आधार पर जो जांच की जाती है वो ऐसे कि मिट्टी का पीएच मान जांचा जाता है। अगर वो 0 है, अगर पीएच मान 0 है तो ऐसी मिट्टी अम्लीय मृदा कहलाती है, यानी कि उसमें अम्ल, एसिडिक सोइल जिसको बोलते हैं, अम्लीय मृदा। तो इस अम्लीय मृदा का उपचार कैसे किया जाता है? इसमें चूना अथवा फिर फास्फोरस मिलाकर और इस अम्लीय मृदा को उपजाऊ बनाया जाता है अगर उसका पीएच मान 0 है। तो अगर पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच है, 0 से लेकर 7 के बीच है, तो ऐसी मृदा को सर्वश्रेष्ठ मृदा माना जाता है, यानी कि ये जो मिट्टी होती है ये अति उपजाऊ होती है अगर 7 तक उसका पीएच मान होता है तो। क्लियर। अगर 7 से लेकर 14 के बीच में उसका पीएच मान होता है तो ऐसी मिट्टी को और क्षारीय मिट्टी या फिर ऊसर मिट्टी बोलते हैं, क्षारीय अथवा ऊसर मिट्टी। इसका उपचार क्या होता है? तो इसका उपचार होता है ऐसी मिट्टी में जिप्सम की मात्रा मिलाई जाती है जिससे कि ये उपजाऊ बन सके। ठीक है। अच्छा, मृदा परीक्षण की जहां बात करते हैं तो विश्व मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं मृदा की कमजोरी के कारण, यानी कि मृदा जो है, मिट्टी जो है किस किस कारण से कमजोर हो जाती है उसकी हम बात करें तो सबसे पहला जो कारण है वो है मृदा अपर्दन, यानी कि मिट्टी का कटाव। अपर्दन यानी कि कटाव, मृदा अपर्दन दैट मीन्स मिट्टी का कटाव। तो देखिए मिट्टी का कटाव किस किस कारण से होता है, तो सबसे पहले ये जो मृदा अपर्दन है इसको बोलते हैं मिट्टी का स्थानांतरण या मिट्टी का कटाव। मिट्टी जब कटती है एक स्थान से कटकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं मृदा का अपर्दन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। ये जो मृदा अपर्दन है ये इतनी बड़ी समस्या है कि इसको कई उपनाम भी दिए गए हैं, जैसे रेंगती हुई मृत्यु। मृदा अपर्दन जो है इसी का उपनाम है रेंगती हुई मृत्यु। कई बार क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान में मिट्टी संबंधित रेंगती हुई मृत्यु किस बीमारी का नाम है, तो वो है मृदा अपर्दन, या किस समस्या को रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जाना जाता है, तो वो है मृदा अपर्दन, इसका सही आंसर होगा। दूसरा जो मृदा अपर्दन का ही उपनाम है वो है मिट्टी का प्रथम शत्रु या फिर मिट्टी तथा भूमि का क्षय रोग। मिट्टी का क्षय रोग या भूमि का क्षय रोग, मिट्टी का प्रथम शत्रु या फिर रेंगती हुई मृत्यु, ये सारे के सारे नाम जो है मृदा अपर्दन यानी कि मिट्टी के कटाव के कारण मिट्टी की कमजोरी को ही ये सारे नाम दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं अपर्दन के प्रकार, यानी कि मृदा का जो अपर्दन होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो देखिए सबसे पहले जो अपर्दन है मृदा का जो कटाव है वो है जल अपर्दन, यानी कि जल के कारण, जल द्वारा मृदा का कटान होना ही जल अपर्दन कहलाता है। देखिए ये जो जल अपर्दन है ये 2 प्रकार से होता है। सबसे पहले लंबवत जल अपर्दन, यानी कि एक समानांतर लंबाई में, यानी कि जैसे मान लीजिए ये है लंबा खेत है तो ये एक समानांतर लंबाई में यहां से लेकर और यहां तक एक समानांतर लंबाई में ये जल का बहाव होता है, जल का बहाव जिसे बोलते हैं लंबवत जल अपर्दन। ठीक है, एक समानांतर लंबाई में पानी का बहाव जब होता है जिससे मिट्टी कटती है उसे बोलते हैं लंबवत जल अपर्दन। इसका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है लंबवत जल अपर्दन का, ये नहरी क्षेत्र में इसका अत्यधिक प्रभाव है। नहरी क्षेत्र जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा भरतपुर में, और ये लंबवत जल अपर्दन की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है। इसके बाद में जल अपर्दन का एक दूसरा प्रकार है वो है अवनालिका अपर्दन, यानी कि पानी का बहाव एक नाली के समान, एक नाली के समान, जैसे मान लीजिए पानी यहां ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया तो यहां से शुरू होकर नाली के समान मिट्टी को काटता हुआ और ये आगे बढ़ता है, इसको बोलते हैं अवनालिका जल अपर्दन। नाली के समान मिट्टी का कटाव करता हुआ जब पानी चलता है,
अवनालिका जल अपर्दन। इसका जो सर्वाधिक प्रभाव है वो चंबल क्षेत्र यानी कि चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है वहां इसका सर्वाधिक प्रभाव होता है अवनालिका अपर्दन। कई बार क्वेश्चन आता है राजस्थान में अवनालिका अपर्दन करने वाली सबसे मुख्य नदी का नाम बताओ। चंबल नदी, चंबल का जो बहाव क्षेत्र है उस अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। बीहड़ का निर्माण आपने सुना होगा, चंबल जब बहती है तो चंबल के किनारे बहुत सारे बीहड़ प्रदेश का निर्माण करती है यानी कि बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती हुई चलती है जिसे बोलते हैं बीहड़। तो ये बीहड़ जो है चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन की वजह से ही बीहड़ निर्माण होता है। क्लियर। इसके बाद में अपर्दन का अगला जो प्रकार है वो है वायु अपर्दन यानी कि वायु के तीव्र वेग से मिट्टी का कटान होना और वायु अपर्दन कहलाता है। देखिए वायु अपर्दन का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो है जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा प्रभाव पाया जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा आंधियां और तूफान, रेगिस्तानी इलाका है जैसलमेर, वहीं आते हैं जिससे कि मिट्टी का बहुत ही तीव्र कटान होता है जिसे बोलते हैं वायु अपर्दन। जैसलमेर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसका जो उपचार है वायु अपर्दन का वो है खेजड़ी तथा बबुल के पेड़ों का सघन वृक्षारोपण यानी कि खेजड़ी तथा बबुल के अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना और वायु अपर्दन का उपचार है। क्लियर। इसके बाद में अगली जो मिट्टी की समस्या है मृदा के कमजोर होने के कारण वो है सेम की समस्या। मृदा जिसकी वजह से कमजोर हो जाती है, सेम की समस्या। पहला हो गया अपर्दन की समस्या, इसके बाद दूसरा सेम की समस्या, इसे बोलते हैं जलाधिक्यता। इसका इसी सेम की समस्या का ही दूसरा नाम है जलाधिक्यता। यानी कि जब भी कभी किसी स्थान पर अधिक मात्रा में जल का भराव यानी कि एक ही स्थान पर और अगर अधिक मात्रा में जल का भराव हो जाता है लंबे समय के लिए तो उसे बोलते हैं जलाधिकता या फिर शेम की समस्या। इससे क्या होता है एक ही जगह पर जल के जमा होने से भूमि के जो पोषक तत्व हैं वो समाप्त हो जाते हैं। क्लियर। जिसे बोलते हैं शेम की समस्या। इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आसपास का जो क्षेत्र है वहां ये शेम की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है। जल भराव सबसे ज्यादा होता है जैसे कि गंगानगर तथा हनुमानगढ़ के आसपास का जो इलाका है वहां ये शेम की समस्या और सर्वाधिक पाई जाती है। इसका उपचार क्या है शेम की समस्या का? तो इसका उपचार है सफेदा, जिसकी एक लंबी तना होता है, हम जानते हैं राजस्थान में जिसको हम सफेदा बोलते हैं तथा जिसका वैज्ञानिक नाम है यूकेलिप्टस। तो ये सफेदे के पेड़ लगाना और इस शेम की समस्या का और उपचार बताया गया है। यानी कि अधिक से अधिक मात्रा में अगर सफेदे के पेड़ लगाए जाएं तो जल भराव कम होगा तथा ये शेम की समस्या कम उत्पन्न होगी। अगला जो कारण है मृदा के कमजोर होने का, मृदा की क्वालिटी घटने का, वो है अत्यधिक पशुचारण, अत्यधिक मात्रा में पशुओं को चराना। देखिए मवेशी होते हैं जो घरों में हम लोग पालतू मवेशी पालते हैं, भेड़ तथा बकरियां, ये क्या करते हैं, ये घास जो होती है, घास चरते हैं तो घास को जड़ सहित उखाड़ लाते हैं अपने मुंह से दबाकर और घास को खींचते हैं तथा जड़ के सहित ही उसको उखाड़ देते हैं। जिससे क्या होता है भूमि जो है वो खोखली हो जाती है, भूमि खोखली तथा भूमि के जो पोषक तत्व हैं वो भी जमीन से बाहर निकल जाते हैं तथा धीरे धीरे भूमि बंजर हो जाती है। तो ये भी मृदा की कमजोरी का एक कारण है, अत्यधिक मात्रा में पशुचारण, जिससे भूमि के पोषक तत्व बाहर आ जाते हैं, भूमि खोखली हो जाती है तथा धीरे धीरे बंजर हो जाती है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिट्टी के विभिन्न प्रकारों के बारे में। मिट्टी के विभिन्न प्रकार, अब तक हमने बात की मिट्टी की समस्या, मिट्टी के कमजोर होने की समस्या जिसमें अपर्दन, जल अपर्दन तथा वायु अपर्दन, इसके बाद सेम की समस्या और इसके बाद में अत्यधिक मात्रा में पशुचारण। ये तीन तरह की समस्याएं जो थी वो मृदा की कमजोरी की समस्याएं थी। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है मिट्टी के प्रकार, यानी कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए इसको उपजाऊ मतलब मिट्टी की उपजाऊ यानी कि मिट्टी की क्षमता के आधार पर मिट्टी को दो प्रकारों में बांटते हैं। सबसे पहले निम्न उपजाऊ मिट्टी तथा एक होती है उच्च उपजाऊ मिट्टी, यानी कि एक होती है निम्न उपजाऊ यानी कि कम मात्रा में जिस पर उत्पादन होता है, कम उपजाऊ। एक होती है उप उपजाऊ यानी कि ज्यादा उपजाऊ मिट्टी। दो तरह की मिट्टियां हैं। तो देखिए कम उपजाऊ मिट्टी की हम सबसे पहले बात करें तो उसमें आती है मरुस्थलीय रेतीली या फिर बलुई मिट्टी। जस्ट ए मिनट। मरुस्थलीय रेतीली अथवा बलुई मिट्टी जिसको बोलते हैं। देखिए ये जो मिट्टी होती है रेतीली, ये मरुस्थल में पाई जाती है। मरुस्थल में बिल्कुल पाउडर के समान मिट्टी होती है। ये बालू मिट्टी जिसको बोलते हैं, रेतीली अथवा बलुई मिट्टी,
ये जो मिट्टी होती है कम कृषि योग्य होती है, यानी कि खेती फसली पैदावार इस पे कम होती है। इस मिट्टी की जो विशेषता है वो पानी का अति शीघ्र यानी कि बहुत ही जल्दी तथा अधिक मात्रा में पानी अवशोषण करती है, पानी को बहुत जल्दी सोख लेती है तथा बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को अवशोषित करती है, जिसकी वजह से और ये इस पे खेती कम होती है, यानी कि पानी जो है वो सोख कर नीचे चला जाता है, फसलों को कम पानी मिल पाता है, जिस कारण खेती इस प्रकार की मिट्टी में कम होती है, रेतीली तथा बलुई मिट्टी में। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल इस रेतीली तथा बलुई मिट्टी का राजस्थान में ही है, क्योंकि राजस्थान में देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इसलिए राजस्थान में इस रेतीली तथा बलुई मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्रफल है देश में। इस मिट्टी में जो है वो कैल्शियम की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी कि नाइट्रोजन कम मात्रा में होती है तथा कैल्शियम ज्यादा मात्रा में होता है। मोटे अनाज यानी कि मोटी फसलें, जो मोटे अनाज होते हैं उनकी पैदावार इस तरह की मिट्टी में होती है जिनमें पानी की कम खपत वाली फसलें, यानी कि पानी, जिन फसलों को पानी की कम आवश्यकता होती है, कम पानी की खपत करती हैं, तथा मोटे अनाज, ऐसी फसलें इस प्रकार की मिट्टी में पैदा की जाती हैं। ये जो रेतीली बलुई मिट्टी है इसका सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो जैसलमेर, जोधपुर, चूरू तथा नागौर जिले में, राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, चूरू तथा नागौर जिले में इस प्रकार की मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। इसके बाद में अगला जो मिट्टी का प्रकार है वो है लवणीय मिट्टी, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान जो है वो 14 से अधिक होता है, ऐसी मिट्टी को बोलते हैं लवणीय मिट्टी, जिसमें कि लवणों की अधिकता होती है। खेती के लिए ऐसी मिट्टी जो लवणीय मिट्टी है वो कम उपयुक्त होती है, यानी खेती तो होती है परंतु कम होती है, उपयुक्त कम होती है। इसका जो उपचार है लवणीय मिट्टी का, वो इसमें जिप्सम की मात्रा मिलाकर और लवणीय मिट्टी का उपचार किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है लवणीय मिट्टी का वो है जालोर तथा बाड़मेर जिलों में सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद अगला जो मिट्टी का प्रकार है वो है भूरी अथवा बलुई मिट्टी, जिसे हम बोलते हैं धूसर मिट्टी या फिर शिरोजम मिट्टी। ये दोनों भी इसी के नाम है, भूरी बलुई मिट्टी के, धूसर मिट्टी या फिर शिरोजम मिट्टी। देखिए इस प्रकार की मिट्टी में, भूरी बलुई मिट्टी या फिर धूसर शिरोजम मिट्टी में फास्फोरस की अधिकता होती है। फास्फोरस जो तत्व है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तथा नाइट्रोजन जो कि पौधों के लिए अति आवश्यक होती है उसकी इस प्रकार की मिट्टी में कमी होती है, इसलिए इस मिट्टी को भी खेती के लिए कम उपयुक्त मानते हैं। भूरी बलुई मिट्टी जो है जिसको बोलते हैं धूसर या शिरोजम, इसके गहराई में चूने की एक परत होती है जिसे बोलते हैं हार्ड पैन। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, हार्ड पैन कहलाती है चूने की परत। हार्ड पैन नामक चूने की परत कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? तो वो है भूरी बलुई मिट्टी या फिर धूसर मिट्टी या फिर शिरोजम मिट्टी। क्लियर? इस मिट्टी का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो वांगड़ क्षेत्र में पाया जाता है। वांगड़ क्षेत्र यानी कि जोधपुर, जालोर तथा नागौर का जो बेल्ट है वहां इस मिट्टी की अधिकता है। इसके बाद में अगला जो मिट्टी का प्रकार है वो है पर्वतीय मिट्टी या फिर जिसे बोलते हैं चट्टानी मिट्टी। इसका देखिए पर्वतीय मिट्टी, सीधा सीधा नाम से ही इसका तात्पर्य है कि पर्वतीय मिट्टी या चट्टानी मिट्टी यानी कि पर्वतीय इलाकों में ये पाई जाती है। इसका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है अरावली पर्वतीय प्रदेश में है। अरावली के समीप निकट जितना भी पर्वतीय प्रदेश है वहां इस प्रकार की मिट्टी की अधिकता है, विशेषकर दक्षिणी अरावली क्षेत्र में ये पाई जाती है। क्लियर? अब इसके बाद में बात करते हैं, ये थी निम्न उपजाऊ मिट्टियां। अब इसके बाद में अगली है उच्च उपजाऊ मिट्टियां, यानी कि उपजाऊ मिट्टी की मृदा की क्वालिटी जो है उसके हिसाब से उच्च उपजाऊ टाइप की मृदा जो है। सबसे पहले काली मिट्टी या फिर जिसे बोलते हैं रेगुर मिट्टी। देखिए बात करते हैं काली मिट्टी की। उच्च उपजाऊ मृदा की क्वालिटी के आधार पर सबसे पहली मिट्टी जो है वो है काली मिट्टी या जिसे बोलते हैं रेगुर मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी जो है बेहतरीन उपजाऊ होती है, यानी कि फसलों की अच्छी पैदावार होती है। यहाँ पे फसल पैदावार अच्छी फसल पैदावार इस प्रकार की मिट्टी में, काली मिट्टी में, क्योंकि इसमें पोटास तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फसल के लिए जो दो पोषक पदार्थ हैं पोटास तथा कैल्शियम इस प्रकार की मिट्टी में और प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसलिए कपास की खेती के लिए इस प्रकार की मिट्टी जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, काली मिट्टी कपास की फसल के लिए। क्लियर? इस काली मिट्टी का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो हाड़ौती क्षेत्र में, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी की बहुतायत पाई जाती है। इसके बाद अगला जो मिट्टी का उच्च उपजाऊ मिट्टी का जो प्रकार है वो है मिश्रित लाल तथा काली मिट्टी। मिश्रित लाल तथा काली मिट्टी, देखिए इसके नाम से ही तात्पर्य है, नाम से ही समझ में आता है कि ये लाल तथा
काली मिट्टी का मिश्रण है, लाल तथा काली मिट्टी। मालवा पठार की जो लाल मिट्टी है और अरावली की जो काली मिट्टी है, उन दोनों का मिश्रण है, वो मिश्रित लाल काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कपास तथा मक्का की खेती के लिए ये मिट्टी जो है ये सर्वोत्तम होती है, कपास तथा मक्का की फसल के लिए, और ये सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। इसका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़, इन जिलों में इस प्रकार की मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है। इसके बाद अगली जो उच्च उपजाऊ मिट्टी है वो है लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी जो है वो कायांतरित सैल खंडों से निर्माण, यानी कि कायांतरित सैल खंड किनको बोलते हैं? ऐसे सैल खंड, ऐसी चट्टानें जो कि लंबे समय तक और एक स्थान पर रखी रहती हैं, एक स्थान पर पड़ी रहती है, और धीरे धीरे घस घस कर उन चट्टानों का जो पाउडर है, उन चट्टानों के पाउडर से और लाल लोमी मिट्टी का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टानों या सैल खंडों से इसका निर्माण होता है, लाल लोमी मिट्टी का। मक्का की खेती के लिए ये सर्वोपयोगी मिट्टी है, यानी कि मक्का की खेती इसमें बहुत अच्छी होती है लाल लोमी मिट्टी में। क्लियर? इसका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है लाल लोमी मिट्टी का वो है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है इसका इन 4 जिलों में है। इसके बाद अगली जो मिट्टी का प्रकार है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जिसे हम कांप या फिर कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि जलोढ़ मिट्टी का ही दूसरा रूप कौन सा है? कछारी मिट्टी। या फिर कछारी मिट्टी ही किसका उपनाम है? तो जलोढ़ मिट्टी का। देखिए जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ यानी कि इसके नाम से ही समझ में आता है कि ये जल को ओढ़ लेती है, जल को काफी देर तक, और मतलब जलोढ़ यानी जल का अवशोषण कर लेती है, लेकिन उसे काफी देर तक बनाए रखती है जल को, यानी कि चिकनी मिट्टी। नदी घाटी क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नदी घाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के? जयपुर, अलवर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर तथा भरतपुर। ये जो 7 जिले हैं ये नदी घाटी बेसिन सर्वाधिक है इन जिलों में। इसलिए इस प्रकार की जो जलोढ़, कांप या कछारी मिट्टी है ये इन जिलों में और बहुतायत में पाई जाती है। जयपुर, अलवर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर तथा भरतपुर, इन जिलों में इस प्रकार की मिट्टी की बहुतायत है। देखिए जलोढ़ और कांप मिट्टी का ही दूसरा प्रकार होता है जिसे बोलते हैं भूरी मिट्टी। बनास नदी घाटी का जो क्षेत्र है, यानी कि जिसे बोलते हैं बनास बेसिन, उस इलाके में बनास नदी के बेल्ट में और भूरी मिट्टी जो कि जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है, इसकी बहुतायत पाई जाती है। क्लियर? इसके बाद में अंतिम जो हमारा पॉइंट है आज का मिट्टियों संबंधित वो है नवीन वर्गीकरण। देखिए हालिया दिनों में और मिट्टियां जो हैं जैसे काली मिट्टी, लाल भूरी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, ये जो नाम है ये इन नामों का नवीन वर्गीकरण, यानी कि मिट्टियों को नए नाम दिए गए हैं, वैज्ञानिक नाम जिनको हम बोलते हैं मिट्टियों के, वो जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नवीन वर्गीकरण में क्या क्या नाम मिट्टियों को दिए गए हैं। तो सबसे पहले एरिडोसोल्स, यानी कि जो शुष्क मिट्टी होती है, शुष्क जिसमें पानी की कमी पाई जाती है, पानी को कम देर तक सोख कर रखती है, रेतीली बलुई मिट्टी या भूरी बलुई मिट्टी, ऐसी मिट्टियों को, शुष्क मिट्टियों को हम जो वैज्ञानिक नाम है वो दिया गया है एरिडोसोल्स करके। इसके बाद में अगला जो वैज्ञानिक नाम है मिट्टी का वो दिया गया है एंडीसोल्स, यानी कि जो पीली भूरी मिट्टी है उसको नाम दिया गया है एंडीसोल्स। इसके बाद अगला जो वर्गीकरण है वो अल्फीसोल्स, जलोढ़, कांप या कछारी मिट्टी जो है उसको बोलते हैं अल्फीसोल्स, यानी कि जो मिट्टी ज्यादा देर तक जल को अवशोषित करके रखती है, ऐसी मिट्टी को नाम दिया गया है अल्फीसोल्स। क्लियर? इसके बाद में अगला जो वैज्ञानिक नाम है वो इंसेप्टिसोल्स, यानी कि आर्द्र मिट्टी, मिट्टी में नमी, नम भूमि वाली जो मिट्टी होती है उसे इंसेप्टिसोल्स कहकर संबोधित करते हैं। इसके बाद अंतिम जो वर्गीकरण है वो है वर्टिसोल्स, यानी कि काली मिट्टी जो है उसको वर्टिसोल्स कहकर और संबोधित किया गया है। तो ये था आज का हमारा राजस्थान की भूमि तथा मिट्टियों से संबंधित लेसन प्लान। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक जो है मिट्टियों संबंधित वो काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर